लाइट क्यों नहीं जला रहता है और हम सभी को संभालने का काम करते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के स्वागत के लिए मैं चंद्र प्रकाश जी साहड़ा साहब से आग्रह करूंगा, हमारे जैसलमेर के जिलाध्यक्ष भाई चंद्र प्रकाश जी साहड़ा आए और माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब आए, रामोगी सोनी, मुकुट नागर जी कोटा देहात आए, मुकुट नागर जी माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं प्रभुलाल जी हमारे दोस्त जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय कैलाश जी का स्वागत करें। प्रभुलाल जी हमारी राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारी प्रदेश की मंत्री वंदना नोगिया जी से कि वो आए। राष्ट्रीय मंत्री मैं हमारे कोर कमेटी के सदस्य हमारे सांसद माननीय राजेंद्र गहलोत जी के स्वागत के लिए मैं गंगा आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय राजेंद्र गहलोत जी का स्वागत करें। मैं जालिम सिंह जी भाटी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय कनक जी भाई साहब का स्वागत करें। जालिम सिंह जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा भाई पवन मंडलिया जी जिला अध्यक्ष झुंझुनू आए और माननीय राजवर्धन जी का स्वागत करें। पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण चतुर्वेदी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा पार्टी जिला अध्यक्ष भाई बंसाराम जी से कि वो आए, माननीय अरुण जी का स्वागत करें। माननीय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्नामी जी के स्वागत के लिए मैं अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर भूतरा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ये स्वागत और अभिनंदन हमारे सभी अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों से भी मानिए हमारे सभी मंच के अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की ऐसे थोड़ी आवाज आए। नागौर में ये हमारी कार्यशाला ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, ये आवाज पूरे राजस्थान में जाएगी। उसी तरह से हमें अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो आए। जय घोष इतना तेज हो कि लगे कि नागाड़ा की इस धरती पर प्रदेश कार्य समिति हो रही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, राजस्थान की विधानसभा में एक बुलंद आवाज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, और अभी अभी जिनको भारत सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है ऐसे अर्जुन मेघवाल साहब, हमारे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, यहाँ उपस्थित
मोदी सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष के कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में आए अश्वनी जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी गुजर, राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रणामी जी, आदरणीय अनुज चतुर्वेदी जी, माननीय राजेंद्र गहलोत जी और इस सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी हमारे सांसद, विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राजस्थान जी का पूज्य बाबा साहब के बाद पहली बार देश में कोई कानून मंत्री का गणित को दायित्व मिला है। तो ऐसे अर्जुन मेघवाल जी को, उनके लिए, राजेंद्र राठौड़ जी के लिए और आदरणीय सतीश पूनिया जी के लिए, जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में दोनों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर तेजा जी की दरा है, उस दरा को हम नमन करते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के आप और हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और जिस पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसकी कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं, तेजा जी ने वचनों का पालन किया और ये पार्टी भी जो कहा वो किया, उन्हीं के सिद्धांतों पर अमल करने वाली है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीव दया के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, ऐसे जांबू जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं मीराबाई को, जो मेवाड़ और मारवाड़ का एक अटूट रिश्ता है। मैं अमर सिंह जी राठौड़ को भी याद करता हूं, जिन्होंने विरोधियों के हौसले पस्त करने का काम किया। मैं आज आप सबको इस बात के लिए भी अभिनंदन करता हूं कि जिस विचारधारा को लेकर जिस धरती पर आप और हम सब लोग एकत्र आए हैं, पंडित बचराज जी व्यास की जन्मभूमि है, और उस दिनों में ये नारा जरूर लगता था कि इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, लेकिन वक्त बदला और विचार को देश से ताकत दी, समर्थन दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इस लंबी यात्रा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, ऐसे सुंदर सिंह जी भंडारी, पूज्य भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जिनका जन्म शती वर्ष आप और हम सब लोग मना रहे हैं, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी, आदरणीय भवलाल जी शर्मा, के गोयल साहब, सतीश चंद्र अग्रवाल जी, जगदीश प्रसाद, जेपी माथुर साहब, रामदास अग्रवाल जी और मदन लाल सैनी जी, जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए, इस विचार के लिए खपा दिया है। शर्मा जी का, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी का, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय अशोक प्रणामी जी और डॉक्टर सतीश पूनिया जी का, जिन्होंने इस काम को, पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। मैं आपका भी अपने इस वक्तव्य में आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आज की यह बैठक उस दरमियान हो रही है जब चुनाव के 125 दिन हमारे पास है। इस राजस्थान के 4.5 वर्ष पहले एक ऐसी सरकार बनी, ये औजार की नगरी भी कहलाती है। इस औजार की नगरी से, इस भ्रष्टाचारी झूठे वादों की सरकार, ऐसी सरकार की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आप और हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन सौभाग्य आप और हम सब लोगों का है कि आप उन कामों को अपनी आंखों से देखते हुए अनुभूति करेंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कई लोग ने, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन आप और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की शिला रखी, और 2024 में उस भव्य मंदिर को आप और हम सब लोग अपनी आंखों से अनुभूति और दर्शन कर पाएंगे। कई लोगों ने इस बात के लिए भी कहा कि आजादी से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, उतने ज्यादा कश्मीर की रक्षा के लिए वहां कई सैनिकों ने अपनी शहादत दे दी।
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि तिरंगा आज पूरे कश्मीर में सबसे ऊपर कोई तिरंगा फहराता है। पहले तिरंगे से ऊपर कोई दूसरा झंडा था, लेकिन आज सबसे ऊपर तिरंगा फहराता है। यहाँ पर हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। हम सब लोग सौभाग्यशाली भी इस बात के हैं कि आप और हम सब लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी इस देश को अपना परिवार मानकर प्रत्येक व्यक्ति में समान दृष्टि से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य कि 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार का हिस्सा है और उसमें शरीर का एक अंग भी कमजोर होता है तो हमें तकलीफ होती है। और इस विचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को शुरू किया, नेशन फर्स्ट, इस भाव के साथ, किस मां भारती के लिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस संकल्पना के साथ अपने काम को शुरुआत की। और आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि भारत आज दुनिया में उन देशों की गिनती में जाकर खड़ा हो गया जहां भारत की आवाज दुनिया सुनती है, जहां देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर दुनिया योग दिवस 21 जून को मनाती है। आज भारत के आह्वान पर दुनिया मिलेट ईयर श्री अन्न की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और पूरी दुनिया उसको मनाती है। मैं आज आपके सामने यह भी निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन है, एक विचार है, जिसके साथ आज दुनिया का हर नागरिक, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ना चाहता है। उस विचार के कोई काम नहीं होता। आज हम लोग इस किसान आंदोलन के जिस क्षेत्र में बैठे हैं, जहां यहां के लोगों ने जिस आंदोलन की अगुवाई की थी, उन्हीं किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ धोखा देने का काम इस राजस्थान के, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी रेवेन्यू है उतना तो आप सैलरी और पेंशन में दे देते हो, और राहत देने का काम तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, जिसने जो कहा वो करके दिखाया। मैं आपके सामने यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कैसे आज आजादी के बाद से 60 वर्षों में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, जितने जनधन के खाते नहीं खुले, जितने शौचालय नहीं बने, जितने गैस के कनेक्शन नहीं दिए गए, उससे ज्यादा इन 9 वर्ष के ऐतिहासिक काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। उन राहत कैम्पों में वो पेंशन भी भारत सरकार का हिस्सा है। उस उज्ज्वला योजना में सब्सिडी आप 500 की बात कर रहे हो, उसमें भी भारत सरकार का हिस्सा है। वो चिरंजीव योजना, उसमें भी भारत सरकार का हिस्सा है। मैं आपको, राजस्थान की सरकार को चैलेंज करता हूं कि आपने 4.5 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने क्या किया वो बता दें। आप गांव में चाहे अमृत सरोवर बन रहा हो, चाहे नरेगा का काम हो रहा हो, चाहे स्कूल में कमरा हो रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में बिल्डिंग बन रही हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, चाहे ग्रामीण सड़कें बन रही हो, चाहे नेशनल हाईवे बन रहा हो, चाहे एक्सप्रेस वे बन रहा हो, चाहे रेलवे लाइन हो, जो काम हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का सत्र आने वाले सत्र में होगा। वह इस संस्थान का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अंत में उसका स्मरण करता, लेकिन इस संस्थान का भी आभार प्रकट करता हूं जिस संस्थान ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 13 जैन समाज ने रक्तदान का दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी, और यह पद नहीं दायित्व है, यह प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, और यह सम्मान नहीं चुनौती है। और उस चुनौती को आप और हम सब लोग स्वीकार करते हैं और यहां से संकल्प लेके जाते हैं कि राजस्थान में 2023 में जन जन की आवाज के साथ फिर से कमल खिलाएंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और 2024 में फिर से देश का प्रतिनिधित्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बने और आप और हम सब लोग अपनी आंखों से भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखेंगे। आप 2-3 काम जो आने वाले समय में, जो हमारे नव मतदाता हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं,
और जो आने वाले कार्यक्रम हैं उसमें हम सब लोग उन कार्यक्रमों को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ ये टीम राजस्थान उन कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का काम करेगी। सोशल मीडिया और इन मीडिया के इन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और हमारा जो आईटी सेल है, उन सब के जो हमने किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया। ये इतिहास बना है। तो इस काम को आप और हम सब लोग लेके जाएंगे। राजस्थान में 42 लाख नव मतदाता है, वहां तक जाना, लाभार्थियों के घर जाना, इन काम को हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे। यही निवेदन करते हुए आइए आप और हम सब लोग राजस्थान में कमल खिलाने का संकल्प अपने इस संकल्पना के साथ देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। भारती के वाइस चांसलर भाई बख्शराज दुग्गड़ साहब जो मंचासीन सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो आए और स्वागत करें। उनकी भी मन की इच्छा है कि मैं भी स्वागत करूं। तो माननीय ओम जी भाई साहब भी भाई सब सामने से हटो, भैया सामने से हटो, सामने से हटो। हाँ आजा भाई आजा। राजेंद्र सिंह जी का हाँ कोई बात नहीं, सभी का स्वागत। बहुत सुंदर शानदार स्वागत। सामने सामने हाँ बहुत सुंदर, बहुत गजब का स्वागत हो रहा है। हमारे ओम जी भाई साहब बहुत सुंदर ओम जी साथ स्वागत करें। हमारे ऊर्जावान अर्जुन जी नेगवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष कानून मंत्री माननीय सीपी जोशी जी, बनने के बाद पहली बार लाडू में मोदी सरकार के पूर्ण होने पे विस्तृत बात अश्विनी जी त्यागी साहब करेंगे। मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं, 16 मई 2014 को जनादेश आया था और बड़ौदा में एक सभा हुई थी। ओम जी माथुर साहब उस सभा में थे और आपने मिठाई खिलाई थी नरेंद्र भाई मोदी जी को, लेकिन वहां ओपन थी, सबको दिखी थी पूरे देश में। नहीं तो बड़ोदरा में सभा थी ना, तो अच्छा ऐसा कर लेते हैं, गांधीनगर में खिलाई, लेकिन बड़ोदरा की सभा में पूरे होने पे मैं इस मंच पे खड़ा होकर के कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में पहला भाषण दिया था, 9 साल तक गरीब कल्याण के केंद्र बिंदु में रख करके नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हैंड टूल्स का जिक्र किया है, हैंड टूल्स में नागौर बहुत फेमस है, जिन्होंने औजारों का अभी जिक्र किया हमारे सीपी जोशी जी ने। हमें भी कोई न कोई हैंड टूल्स लेकर के जाना चाहिए यहां से। हमारे लिए क्या हैंड टूल्स है कि हमें कुछ न कुछ चिपकाना है इस सरकार पे। जो ये कांग्रेस की सरकार है उस पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 ऐसे 15 20 चीजें चिपकानी तय कर सकते हैं। जैसे पेपर लीक एक है और जनता भी मानती है कि पेपर लीक के मामले में ये सरकार अपराधी है। नौजवानों के साथ उन्होंने धोखा किया है, पता नहीं दिया और पेपर लीक के माध्यम से एग्जाम नहीं करा पाई। ये हम चिपका सकते हैं, ये हमारे लिए हैंडटूल हो सकता है। नागौर में कार्य समिति है, लाडनू में हम बैठे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक हैंड टूल्स हो सकता है। भ्रष्टाचार एक दूसरा हैंड टूल्स हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये डूब गए, एमएलए के मिनी मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस की सरकार में जो मंत्री हैं वो भी कहते हैं भ्रष्टाचार की सीमा इन्होंने क्रॉस कर दी। तो ये हैंड टूल्स हमारे लिए हो सकता है शासन में आने के लिए। ये हमारे लिए हैंड टूल्स हो सकता है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट इसलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे बताया गया कि अभी अश्विनी जी भी 9 वर्ष की उपलब्धियों पे बोलेंगे और गजेंद्र सिंह जी भी बोलेंगे।
तो मैं चाह रहा हूं कि हैंड टूल्स का विषय मैंने ले लिया अभी सीपी जोशी जी से, तो एक पेपर लीक ये हमारे लिए हैंड टूल्स हो सकता है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये हमारे लिए हैंड टूल्स हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया जिसके कारण अपराध बढ़ गए, दलितों में भी बढ़ गए और महिलाओं में भी बढ़ गए, ये हमारे लिए एक हैंड टूल्स हो सकता है। ऐसे दो भागों में बटी हुई सरकार है, ये हमारे लिए हैंड टूल्स हो सकता है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये संसदीय प्रणाली में मुझे लगता है पूरे देश में ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट ये पहली आई जो अशोक गहलोत साहब के अभी शासनकाल में आई। जब से बनी तब से लेकर के अस्थिरता का भाव इस सरकार के मुखिया पे भी रहा और ब्यूरोक्रेसी में भी रहा। ये सरकार आज जा रही है, कल जा रही है, अब गिरने वाली, अब गिरने वाली है। ऐसी स्थिति, ऐसे कुछ 8-10 पॉइंट आप तैयार कर सकते हो, ये हैंड टूल के विषय हो सकता है। पूछा भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पीरियड जरा एग्जैक्ट बताओ कब से कब रहे, तो एक विषय आया कि 46 में जब गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट, तो जैसे कांग्रेस भी कहती है, कई बार अपने को भी पता है कि सबसे पहले कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर, कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर है, लेकिन 14 कैबिनेट के मंत्री बनने थे उस समय, जिसमें 5 हिंदू थे। देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले। नेहरू जी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बने थे, 5 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे, एक सिख था, एक ईसाई था, ऐसे करके बने थे 14। अब उसमें बाबा साहब को नहीं बनाया कांग्रेस ने, दलित का एक कोटा था, उसमें जगजीवन राम जी को बनाया। देश से तार गई कि हमारे नेता तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, ये जगजीवन राम जी को कैसे बना दिया? हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनने चाहिए। अब कई बार इतिहासकारों ने गलत लिख दिया, ये भी करेक्शन कर रहे हैं मोदी जी आजकल, कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया। नहीं भाई, नहीं बनाया। वहां जब मामला गया, तार गए, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया लंदन। ये सारे मैंने अभी रिकॉर्ड देखे तो मुझे पता चला। लंदन बुलाया, प्रधानमंत्री जी से मिले डॉक्टर अंबेडकर, और उन्होंने कहा कि बहुत तार आ रहे हैं भी डॉक्टर अंबेडकर, और हमने नेहरू जी को कह दिया है कि ये जगजीवन राम जी को हटा दीजिए और डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री बना दीजिए। कैबिनेट मंत्री बन रहे थे 46 में। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि हिंदुओं के लिए आपने 5 कैबिनेट में मंत्रियों की सीट रखी, हिंदुओं की आबादी इतनी, मुसलमानों के लिए 5 क्यों रखी, ये बताओ? तो उन्होंने कहा हमने नेहरू के कहने पे रखी। मैं इस मंच से याद कर रहा हूं, और कानून मंत्री के नाते जो मैं लिस्ट देख रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उस लिस्ट में मैं देख रहा था कि बहुत से कानून मंत्री बने, बहुत से कानूनविद बने, लेकिन उस लिस्ट में देख रहा था कि बाबा साहब पहले, और अब मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक मौका दिया है कानून मंत्री के तौर पे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। के बाद सत्र के बाद और माननीय अध्यक्ष जी का ऐसा ऊर्जा से युक्त, सशक्त, प्रेरक उद्बोधन, उसके बाद में आलस्य की कहीं कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग, शायद अल्पाहार बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था, उसकी मार के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ इधर उधर हो रहे थे। मेरा आग्रह है कि हम सब लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ में भारत माता की जयकार करें। बोलिए भारत माता की। माननीय सीपी जोशी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में आयोजित इस पहली प्रदेश कार्य समिति में मंच पर उपस्थित परिवार के मुखिया और राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम लोग, जिन लोगों के भाषण कौशल से शायद देश नहीं दुनिया के लोग अभिभूत होते थे, उन सब के लिए अपने आप में समग्र रूप से इस विषय को रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा चुनौतीपूर्ण काम मुझे दिया गया क्योंकि बहुत सारे वैसे विषय हैं जिन विषयों पर हम निरंतर, सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर, हर जगह पर, जहां हमारा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, हम निरंतर उस विषय पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। समाज में
राजनीतिक क्षेत्र में जहां कहीं भी हम अवसर मिलता है एक राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उन सारी उपलब्धियों का, उन सभी योजनाओं का, और माननीय मोदी जी की सरकार में जिस तरह से राष्ट्र ने एक नई दिशा लेकर के एक नई गति के साथ में उद्विकास के रास्ते क्या करना प्रारंभ किया और एक विकसित देश बनने की दिशा में हम बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी चर्चा हम सब लोगों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में की है। सभी दायित्ववान, बिना दायित्व के कार्यकर्ता इस विषय पर बातचीत करते हैं। इसलिए इतना कठिन विषय, एक इतना सरल भी है और इतना कठिन विषय भी है कि इस विषय पर कहां से शुरू करके कहां अंत किया जाए। मुझे चुनौतीपूर्ण कार्य दिया गया, लेकिन आदरणीय अर्जुन जी ने उस चुनौती को कुछ सरल किया। मैं अर्जुन जी का अभिनंदन करते हुए इस अवसर के लिए माननीय सीपी जोशी जी का, आदरणीय अरुण सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 2014 में 14 से पूर्व जिस तरह का अंधियारा भारत के सामने खड़ा था, देश जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार था, देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के नित्य नए कीर्तिमान बन रहे, देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों को लेकर के भारत में जिस तरह की निराशा उत्पन्न हुई, देश के 135 करोड़ लोगों में यह विश्वास सहजता के साथ में स्थापित हो रहा था कि बाढ़ ही खेत को खाने लगी। देश के 135 करोड़ लोगों ने जो आजादी वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद में हमने प्राप्त की थी, उस आजादी और उस आजादी के बाद में आई हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको लेकर के बहुत सारे सपने बुने चुने गए थे, उन सारे सपनों पे से कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाने लगा था। ऐसे कठिन समय में देश ने एक कड़ा फैसला लिया, देश ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और 30 साल बाद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना करके पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, मुझे स्मरण आता है उससे पहले उस दौर के समय में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो एक अंग्रेजी दैनिक में छपा था और उसमें मैंने कहा था कि भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां, उन चुनौतियों में आज जो सबसे बड़ा संकट है, उस संकट का समाधान तभी हो सकता है कि जब भारत में एक ऐसा सशक्त नेतृत्व उभरे जिस सशक्त नेतृत्व के छतरी के नीचे पूरा देश एक साथ में खड़ा हो जाए। लोग शायद उस लोगों ने उसका उपहास उड़ाया था, लेकिन शायद सनातन संस्कृति सनातन बनी रहे और भारत का प्रभुत्व एक बार पूरे विश्व भर में स्थापित हो, ईश्वर की ये इच्छा थी और इस विधि के विधान के चलते हम सबको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेता मिला, देश जिसके पीछे पंक्तिबद्ध होकर के खड़ा हो। 2014 में सरकार बनने के साथ ही उन्होंने अपना मंतव्य कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। गरीब कल्याण देश का पहला, देश के जो है नीतियों के निर्धारण का मुख्य बिंदु होगा, पिवट होगा, लेकिन राष्ट्र का उत्थान जो है वो हमारा लक्ष्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना का जो सूत्र था, जो हमारे प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संस्थापक आदरणीय दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने जो हमको मंत्र दिया था, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए और उस मंत्र के मार्ग पर चल करके, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम अंतिम लक्ष्य की ओर तेज गति के साथ में बढ़ेंगे। जो कुछ कमियां रह गई उन कमियों को पूरा करेंगे, जो कुछ न्यूनताएं रह गई है उनको और गति के साथ में आगे बढ़कर तेज गति के साथ में आगे चलते वो न्यूनताओं को पूरा करेंगे। और मित्रों, आज 9 साल बाद पीछे पलट करके हम सब देखें तो भारत के 135 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए, तो निश्चित रूप से गर्व और गौरव का विषय, सम्मान का विषय है ही, लेकिन देश और दुनिया का कोई भी देश और दुनिया में कहीं भी रहने वाला कोई भी भारतीय जब इस कालखंड का उल्लेख करता है तो निश्चित ही उसके मन में एक नए सम्मान और एक नई ऊर्जा की अनुभूति तो होती है, लेकिन एक नई आशा का संचार भी होता है। अब हम जीवन जिया था, अपना बलिदान और योगदान किया था, आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बार फिर भारत उस गति के साथ में आगे बढ़ा है। मित्रों, विश्व के पटल पर देने का काम माननीय मोदी जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में इस 9 साल में हो। मित्रों, आज दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसी संस्था नहीं, चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, पर्यावरण पर दृष्टि से काम करने वाले प्लेटफॉर्म हो, इकोनॉमी की दृष्टि से काम करने वाले प्लेटफॉर्म हो, दुनिया का कोई असामरिक दृष्टि से काम करने के वाले प्लेटफॉर्म से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक भारत को इग्नोर करके कोई निर्णय हो सके, ये आज जो है बीते हुए कल की बात हो गई है। ये सम्मान भारत का स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में अपनी सरकार के माध्यम से किया है। मित्रों, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि हमने भागीरथ परिश्रम करके जिस सरकार को 9 साल के पहले बनाया था,
आज उस सरकार के द्वारा बोए गए बीज और उसके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण से देश का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है। मित्रों, सरकार बनने के साथ में जिस तरह से माननीय मोदी जी ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों के निर्धारण में, सरकार की पॉलिसीज के प्लानिंग में बीज रूप में जो है वो गरीब का कल्याण रहे और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देकर के जिस तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई, मैं योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, मात्र चर्चा सिर्फ आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि आपने, हमने, सबने अपने अपने कर्म क्षेत्र से, जैसे मैंने कहा कि इस बारे में विस्तार से अनेक बार चर्चाएं की होगी, लेकिन मैं सिर्फ स्मरण आपको कराना चाहता हूं कुछ बिंदुओं का कि देश जब आजादी के लगभग 7 दशक पूरे कर चुका था और माननीय मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया था, तब इस 21वीं सदी के देश में केवल 38% लोगों के पास में, परिवारों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा थी। 62% देश के महिलाएं, माताएं, बहनें और परिवार खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे। देश में किसी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे नारे दिए गए होंगे, बहुत सारी चर्चाएं की गई होंगी, बहुत सारी बातें की गई होंगी, बहुत सारे चुनाव जीते गए होंगे और लड़े गए होंगे, लेकिन किसी ने उन गरीब माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए हमें शौचालय का निर्माण करना है, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब देश के प्रधानमंत्री से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी, तब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये कहता है, और केवल कहता नहीं है कि हम 5 साल में देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे, अपितु खुद हाथ में झाड़ू लेकर के, हाथ में तसला लेकर के, हाथ में तगारी लेकर के, सीमेंट और चूना लेकर के और ईंटें रख के और जो लोगों को सामने खड़े होकर के दिखाई देता है। केवल इतना ही, शायद हमें दुनिया में नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री, पूर्ण बहुमत के साथ में बने हुए सरकार का मुखिया, स्वच्छता के सम्मान को स्थापित करने के लिए, स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को स्थापित करने के लिए कुंभ के मेले में स्वच्छता कर्मियों के जमीन पर बैठ करके पांव धोता हुआ दिखाई देता। मित्रों, जिस तरह से गरीब के केवल कल्याण नहीं, गरीब के सम्मान को स्थापित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 21वीं सदी में 4 करोड़ घर देश में ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं। आज देश में हर घर तक बिजली पहुंचे, इस संकल्प के साथ में देश की सरकार ने काम किया है। दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान में सरकार के द्वारा लिख करके दे देने के बाद कारण से आज देश में, आज भी कैलाश जी यहां बैठे हैं, हजारों घर राजस्थान में ऐसे बच गए जहां बिजली नहीं पहुंच पाई और राज्य 2 बार 3 बार अवसर देने के बाद में भी देश की सरकार, जो प्रदेश की सरकार, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। हर घर तक बिजली पहुंचे। 21वीं सदी में कल्पना कीजिए कि घर में बिजली नहीं हो, उस घर में किस तरह से निवास किया जा सकता है। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे। जो माताएं बहनें धुएं से अभिशप्त है, जिनकी आंखें और जिनके फेफड़े दोनों धुएं के कारण से जो है वो खराब हो जाते हैं, अल्पायु में उन्हें कष्ट में हो जाता है, आज उनको मुक्त करने के लिए केवल सीधे प्रत्यक्ष योजना का संचार नहीं, एक आह्वान पेशकश किया कि जो समर्थ हैं, जो गिव इट का जो छोड़ सकते हैं, उन्हें सब्सिडी छोड़ना चाहिए। देश में सब्सिडी छोड़ने की, देश में लेने की होड़ दिखाई देती है। लोकतंत्र में हम सब काम करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को, फ्रीबीज को देकर के, छोटे छोटे लाभ देकर के देश में वोट इकट्ठे करने की राजनीति तो देश भर में आपको दिखाई देती होगी, लेकिन पहली बार देश ने एक नया दृश्य देखा। देश के प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर के कहा, या तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुआ था कि देश में खाद्यान्न का संकट था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि देश में जो हर एक व्यक्ति को एक समय का भोजन छोड़ना चाहिए, सप्ताह में एक समय उपवास करना चाहिए ताकि लोगों को भोजन मिल सके। और दूसरी बार नेतृत्व पर विश्वास देश ने व्यक्त किया और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीब को गैस का चूल्हा मिल सके, गरीब मां को आंखों को धुएं से मुक्ति मिल सके। मैं चूल्हा देना चाहता हूं, समर्थ को छोड़ना होगा। 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और आज देश की सरकार के योगदान से 9 करोड़ माताओं बहनों को उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भ्रष्टाचार था, सम्मान के साथ में खड़े होकर के, अफसोस के साथ में खड़े होकर के जिस तरह की बातें राजनीतिक मंचों से प्रधानमंत्रियों तक द्वारा की जाती कि 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए पीठ पर नीचे तक पहुंचते हैं, क्या उससे संविधान में परिवर्तन लाने के लिए इस तरह का फैसला नहीं किया गया? माननीय मोदी जी ने कहा 6 महीने में हम खाते खोलेंगे, 10 करोड़ खाते खोलेंगे और वो 10 करोड़ 45 करोड़ तक पहुंचा और आज उसका लाभ तमाम योजनाओं, तमाम आलोचनाओं के बाद में भी, अनेक तरह की आलोचनाएं की गई थी, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बाद में भी आज उसका लाभ धरातल पर उतरा हुआ हम सबको दिखाई देता। हम सब समाज और धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता, हम सब उसको अनुभव करते हैं। मित्रों, खाता खुला, खाते के साथ में जिस तरह के अनुभव हुए, जिस तरह के विषय आए, हम सबके संज्ञान में, मैं विस्तार से उन विषयों में नहीं जाना चाहता। गरीब को घर मिले, 4 करोड़ लोगों को घर मिला,
गरीब को चिकित्सा की सुविधा मिले, देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत के तहत इलाज की जो है मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके गरीब को उसकी प्राथमिकता के केंद्र में रखते हुए किस तरह से हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकारी क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से किस तरह से औषधियों की कीमत को कम कर सकते हैं, इम्प्लांट की कीमत को कम कर सकते हैं। एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के साथ में चिकित्सा के क्षेत्र को गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने का काम जो है हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं, हम गौरवशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चुनाव करने के लिए सूत्रधार हम सब लोग बने, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर शुरू किया। मित्रों, इसी तरह से कृषि क्षेत्र में आदरणीय कैलाश जी बैठे, संपूर्ण परिवर्तन हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में जिस देश में कृषि क्षेत्र को देखने का नजरिया, क्योंकि खाद्यान्न की कमी वाला देश होने के नाते वर्षों से दशकों से एक ही तरह का सोच बन गई थी कि हम उत्पादकता को केंद्र में रख करके सोचते थे। प्रोडक्टिविटी वाज द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी प्लानिंग इन एग्रीकल्चर। उसको बदल के किसान के लाभकारी कृषि किस तरह से बने, प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ में किस तरह से कृषि को देखा जाए। जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो सूरतगढ़ में निहाल जी बैठे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू हुआ था 2014 में, वहां से लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर के पूरे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एमएसपी अधिकार बननी चाहिए। आज देश के किसान को एमएसपी मांगने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, सही समय पर खाद मिलनी चाहिए, फसल। आदरणीय अर्जुन जी के संज्ञान में होगा निश्चित रूप से विषय कि जो भारत सब्सिडी 68,000 करोड़ रुपए सब्सिडी केवल रबी में देता था, वो बढ़कर के 2,68,000 2,74,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आज जो 260, 65, 266 रुपए का हमारा यूरिया का एक बैग जो 45 किलो का है,